तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन को। तो 140 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि भाग 4 जो भाग 4 है, भाग 4 के अलावा अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 350 के क और अनुच्छेद 351 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। भाग 4 जो है संविधान के भाग 4 है ना, भाग 4 के अलावा अनुच्छेद 335, ठीक है, अनुच्छेद 335 को नोट कर लीजिए, 350 के क, 350 के क, ठीक है, और अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351, इन तीनों अनुच्छेदों में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। किसके अलावे? भाग 4 के अलावे भी। भाग 4 में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन उसके अलावे इन तीनों अनुच्छेदों में भी देखने को मिलता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका 141 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 1 से 4। तो हमने आपको अभी बताया है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? और आपका ए नंबर कथन में है इसकी प्रेरणा यानी डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में है इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त है। इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है। तो ये आपका कथन जो है ये गलत है। 142 नंबर का कथन जो है ये गलत है। सी नंबर में है संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि असत्य कथन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 143 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? और ए नंबर में दिया है दोस्तों राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है धन का समान वितरण का उल्लेख अनुच्छेद 39 के ग में है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 41 में है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 41 में नहीं, अनुच्छेद 42 में है, ठीक है, अनुच्छेद 42 में है। तो इस बात को याद रखिएगा। डी नंबर में है मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 145 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 145 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इतनी मिस्टेक हो गया। 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी 39 के क, अनुच्छेद 43 के क और अनुच्छेद 48 के क, इन तीनों को जोड़े गए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों की पूर्ति करता है? 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों की पूर्ति करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद
41। नेक्स्ट है आपका 147 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया विषय और यहाँ पर अनुच्छेद है, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें मिलान कीजिए। तो ए नंबर में है आपका, आपको बता दें ए नंबर में है ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। बी नंबर में है आपका काम करने का अधिकार, और काम करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में चर्चा है। सी नंबर में है समान नागरिक संहिता और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 44 में। डी नंबर में है कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख, तो डी नंबर में हो जाएगा अनुच्छेद 48। तो ये आपका यानी चारों का चारों, ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4। तो आइए देखते हैं 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है आपको ऑप्शन नंबर ए में, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में 1 2 3 4, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, ठीक है, निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। और आपका ए नंबर में दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, तो ये आपका सही है। ये कहाँ है, ये आपको बता दें कि अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 49 में वर्णन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 49 में है, ठीक है। बी नंबर में है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका वर्णन कहाँ है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसका वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट आपका डी नंबर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि और इसकी वर्णन कहाँ है, तो इसकी वर्णन है अनुच्छेद 51 में। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 थोड़ी आता है, नीति निर्देशक तत्व में 36 से लेकर 51 तक नहीं आता है अनुच्छेद, तो 17 कहाँ से आ गया, तो 17 आपका नहीं आता है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो ऑप्शन 17 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 149 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह, केटी शाह। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत पर। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन, 151 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका 12 नंबर चैप्टर जिसमें 152 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। तो 152 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। 2 नंबर कथन में है इसे भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है, तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है 11वें मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कौन सही है, तो 2 और 3 सही है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 153 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका 154 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है ये विचार किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। नेक्स्ट आपका 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 155 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य में वर्णन नहीं है।
नेक्स्ट है आपका 156 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 156 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 157 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ से चैप्टर 13 शुरू होता है। 157 नंबर दिया गया है। 157 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 158 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 52 है, ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 52, ये अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन इसमें शामिल होंगे। और जो अनुच्छेद 55 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 चुनाव के तरीके या रीति को बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से या किस रीति से होगा, इसको बताता है। तो इस बात को भी साथ साथ याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका सही उत्तर जाएगा इसमें अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है आपका 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और ए नंबर कथन में है भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये आपका कथन सही है। आइए बी नंबर कथन को देख लेते हैं। बी नंबर कथन में क्या दिया है? बी नंबर कथन में दिया है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। सी नंबर में है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपका सही है। डी नंबर में है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो बी नंबर असत्य है, बी नंबर। तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 160 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। तो आइए मिलान करते हैं अनुच्छेदों से, और उन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया है उससे मिलान करते हैं। तो देखिए ए में है आपका अनुच्छेद 58, और अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपका ए का हो जाएगा 1। बी में है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में वर्णन है, आपको बता दें, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो बी का हो गया आपका 2। सी में है अनुच्छेद 56, और अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिन तक रहेंगे। तो सी का हो जाएगा 3। डी में है अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 60 में है, आपको बता दें, राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका हो जाएगा डी का 4। डी का 4। इस प्रकार ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 160 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 161 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो लाभ का पद का शब्द है ये भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपका कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है कथन नंबर 1 और 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और
उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो ये आपका कथन सही है, 1 नंबर कथन सही है। 2 नंबर कथन में है अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? केवल 1। कह रहा है ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं। तो ए नंबर में दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। तो यह भी आपका कथन सही है। सी नंबर में है महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। तो यह भी आपका कथन सही है। डी नंबर कथन में है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपका कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा यानी किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये आपका असत्य है, यानी गलत है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इन चारों लोगों का कार्यकाल हमें जानना होगा। तो देखिए, जो बीबी गिरी है, बीबी गिरी का कार्यकाल है 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक जो है। अब एक है आपका ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल है ये है 1982 से 87, 1982 से 87। ठीक है, 82 से 87। एक है आपका के आर नारायण, और के आर नारायण का जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 1997 से 2002। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल है आपको बता दें 1967 से 1969। इस प्रकार देखिए। तो आप सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69। उसके बाद हो जाएंगे बीबी गिरी 69 से 74। उसके बाद आपका हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87। उसके बाद के आर नारायण, यानी 4 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। और यहाँ पर दिया है ए नंबर में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70। तो ये जो मिलान है आपका ये ए नंबर सही है। बी नंबर में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में है। तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143 में। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी का मिलान गलत है, अर्थात यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 167 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने या दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 167 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आइए ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करेंगे या निर्वहन कर सकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 167 नंबर क्वेश्चन का। हम जब पीडीएफ देंगे तो आप उसमें समझ जाइएगा अच्छे से, यहाँ पर पीडीएफ कट जा रहा है। नेक्स्ट आपका 168 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट आपका 169 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं। पहला कथन में है राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी टैक्स से मुक्त होता है। तो यह भी आपका कथन सही है।
3 नंबर में है राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं उनको, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका 170 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 170 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है आपका 171 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ए नंबर में है संसद सत्र को आहूत करना, तो ये विधायी शक्ति है, ठीक है। बी नंबर में है संसद की बैठक को स्थगित करना, तो ये विधायी शक्ति नहीं है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है कि वो संसद की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा, अगर संसद में दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सत्र को स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा के सदस्य को जो राज्यसभा का सत्र लगता है, राज्यसभा का सत्र जो लगता है उसको स्थगित करने का जो क्षमता है उसके सभापति में है। यानी राज्यसभा के सत्र को स्थगित राज्यसभा के सभापति करते हैं, और लोकसभा को सत्र को स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद की बैठक की स्थगित करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 172 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को। नेक्स्ट है आपका 173 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 173 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 174 नंबर क्वेश्चन, संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 174 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट है आपका 175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है, तो आपका सही कथन है दोस्तों, इसमें बता दें आपको ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा, यानी तीनों का तीनों सही है। यानी सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, ये आपका सही है। बी नंबर में है दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपका सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सत्य है। नेक्स्ट है आपका 176 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है 177 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, और यहाँ पर क्षमा के प्रकार है और यहाँ पर संबंधित विवरण है, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले ए में है आपका क्षमादान, तो ए का हो जाएगा आपका 3, यानी अगर राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर देते हैं तो उसको कहा जाता है क्षमादान, तो ए का हो जाएगा 3। बी में है परिहार, और परिहार का होगा दोस्तों, आपको बता दें हम, परिहार का हो जाएगा आपका दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम करना, दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम करना को परिहार कहा जाता है। तो बी का हो जाएगा आपका 5, ए का क्या हो गया 3 हो गया, बी का हो जाएगा 5। सी में है लघुकरण, लघुकरण किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें कि सजा की प्रकृति में बदलाव करना, सजा की प्रकृति में बदलाव करना। सजा की प्रकृति में बदलाव करने का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को फांसी दिया जा रहा है लेकिन उसके सजा की प्रकृति में बदलाव करके उसको 20 वर्षीय सजा दे दिया, जो फांसी था फांसी को हटाकर 20 वर्ष का या उम्र कैद का सजा कर दिया गया, उसको कहा जाएगा कि सजा के प्रकृति में बदलाव हो गया, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 1। डी में है विराम, और विराम में हो जाएगा दोस्तों, विराम का हो जाएगा आपका सजा पर रोक लगा दिया जाना, ठीक है, सजा पर रोक लगा दिया जाना। अगर राष्ट्रपति सजा पर रोक लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है विराम, यानी डी का हो जाएगा 2, ठीक है। ई नंबर में है प्रविलंबन, तो इसका हो जाएगा कुछ समय के लिए सत्ता को टालना, कुछ समय के लिए सत्ता को टालना, यानी ई का हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार आपका हो गया ए का 3, बी का 5, सी का 1,
डी का 2 और ई का 4, यानी आइए देखते हैं कि 3 5 1 2 4 किस ऑप्शन में है। तो 3 5 1 2 4 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 62 तक मिलता है। तो ये आपका कथन जो है सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, 2 नंबर कथन में मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऑप्शन नंबर सी में रहता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है 178 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 179 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न है। और आपका ए नंबर में है, ए नंबर में दिया है दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात राष्ट्रीय आपात होता है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन कहलाता है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है, एक होता है वित्तीय आपात। तो यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है आपका 180 नंबर क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है, वीटो शक्ति का उल्लेख है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111, 111। नेक्स्ट है आपका 181 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विशेषी वीटो, विशेषी वीटो। नेक्स्ट है आपका 182 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। और आपको बता दें कि 182 नंबर क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है। रोशन सर खुद क्लास में बोले हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम क्लास करके ही आप लोगों को कराते हैं क्लास, ताकि एक भी आंसर, एक भी पॉइंट आपको गलत ना पता चले। नेक्स्ट है 183 नंबर क्वेश्चन, 183 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपका पहला कथन में है, राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, राष्ट्रपति धन विधेयकों को रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो धन विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर कथन, 3 नंबर कथन में है, साधारणतः धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिख लीजिए 1 और 3, यहाँ पर 1 और 3 बना लीजिए। ठीक है, और इसको सही उत्तर कर लीजिए, 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 184 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट है 185 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, वो पहली बार किया था। नेक्स्ट है आपका 186 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 187 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए। तो आपका पहला कथन में है, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को। तो यह आपका सही है। 2 नंबर में है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को। तो ये आपका गलत है। 2 नंबर में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। तो ये भी आपका सही है। 4 नंबर में है, 4 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की रिपोर्ट को। तो ये भी आपका सही है, यानी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को नहीं रखा जाएगा समक्ष। ठीक है, तो यही आपका गलत है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही है आपका 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 187 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 188 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। और आपका पहला कथन में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है बीबी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना पड़ी, तो ये आपका कथन गलत है। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ बीबी गिरी के समय ही दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, ठीक है, न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय, तो ये आपका कथन जो है गलत है, बी नंबर। नेक्स्ट है सी नंबर में केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध चुने गए, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, और हमें क्या चुनना है, असत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 189 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है 190 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63, ठीक है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 63 जो है, अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 64 जो है, अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद 65 क्या कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है, ये भी आपका बात याद रखना है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर अनुच्छेद में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, मैंने उसके बारे में अनुच्छेद 66 में दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। नेक्स्ट आपका 191 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें, तो आइए मिलान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है मिलान करने के लिए, तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में है आपका अनुच्छेद 65, क्या है ए नंबर में, अनुच्छेद 65 है। और अनुच्छेद 65 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 65 में जो है वह है आपके राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी नंबर में अनुच्छेद 66 में है निर्वाचक मंडल, हमने आपको अभी बताया, तो आपका बी का हो जाएगा 2। सी में है अनुच्छेद 67, और अनुच्छेद 67 में है दोस्तों आपको बता दें पदावधि, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिन के लिए रहेंगे, तो सी का हो जाएगा 3। डी में अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार 4 2 3 1, तो आइए देखते हैं 4 2 3 1 किस ऑप्शन में है, तो 4 2 3 1 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 192 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है, तो आइए देखते हैं कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। 1 नंबर में है लोकसभा का सभी सदस्य, तो ये शामिल होते हैं। 2 नंबर में है राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, तो ये भी शामिल होते हैं। 3 नंबर में है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, तो ये आपका शामिल नहीं होते हैं। डी नंबर में है विधानसभा के सभी सदस्य, तो ये आपका गलत है, ये भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सही उत्तर 1 और 2, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका नहीं क्वेश्चन ये कह रहा था दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको पढ़ने में मिस्टेक हो गया, कौन शामिल नहीं है, तो ये तो दोनों शामिल है, ठीक है, अभी हमने आपको गलत बता दिया होता। तो आपका 1 और 2 जो है ये शामिल है, कौन शामिल नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कभी, मतलब बहुत बार हो जाता है ऐसा कि शामिल नहीं है, लास्ट में दिया जाता है शामिल नहीं है और लोगों को मतलब लग जाता है कि शामिल है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4, यानी जो 3 और 4 जो है ये शामिल नहीं है। विधान परिषद का मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं और विधानसभा का सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, न कि ए। नेक्स्ट आपका 193 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, यानी उपयुक्त में सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 194 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 194 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 195 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों का सुनवाई करने का अधिकार किस मतलब आयोग को है, किस न्यायालय को हो? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 195 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट है आपका 196 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल जानना होगा, उसके बाद हम व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बता दें आपको, एक है जीएस पाठक। जीएस पाठक एक नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका फुल नाम है गोपाल स्वरूप पाठक। जो जीएस पाठक हैं, इनका फुल नाम है गोपाल स्वरूप पाठक और इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 1974, 1969 से 1974। ठीक है, 1974। बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा है 1962 से 1967। 3 नंबर में है बिड्डी जत्ती और बिड्डी जत्ती का कार्यकाल रहा है दोस्तों 1974 से आपका 1979। ठीक है। 4 नंबर में है आर वेंकटरमन और आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1984 से 1987। ठीक है, 1987। और नेक्स्ट है आपका एम यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह 5 नंबर में। तो इनका कार्यकाल रहा है 1979 से 1984। आपको बता दें 1979 से 1984 ये रहा इनके कार्यकाल। ठीक है, तो आपको बता दें, थोड़ा सा हम बोलकर बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। जीएस पाठक यानी गोपाल स्वरूप का कार्यकाल है 1969 से 1974। 2 नंबर में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। 3 नंबर में है बिड्डी जत्ती, इनका कार्यकाल है 1974 से 1979। 4 नंबर में है आर वेंकटरमन, इसका कार्यकाल है 1984 से 1987। और 5 नंबर में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल है 1979 से 1984। ठीक है, तो आइए इनको कार्यकाल का व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 नंबर के बाद 1 नंबर यानी जीएस पाठक यानी गोपाल स्वरूप पाठक, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका रहा है 1969 से 1974। ठीक है, हम देर से बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 3 नंबर में है बिड्डी जत्ती और इनका कार्यकाल है आपका बिड्डी जत्ती का 1974 से 1979। ठीक है, 1974 से 1979। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4 नंबर में है वेंकटरमन, तो 4 नंबर नहीं होगा, सबसे पहले होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्योंकि इनका है 1979 से 1984। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आर वेंकटरमन 1984 से 1987। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4। तो 2 1 3 5 4 किस ऑप्शन में है? 2 1 3 5 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 197 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि डैश होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 197 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 यह कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वह उस समय राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 199 नंबर क्वेश्चन। 199 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नियुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।